हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीएम स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 5 में हमने देखा था द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, और उसमें हमने दो चीजें देखी थी। एक तो देखा था युग्मक संलयन, थोड़ा पीछे का रिपीट कर रहा हूं, युग्मक संलयन, और दूसरी क्रिया थी त्रिक संलयन। दो क्रियाएं देखी थी। ये दोनों क्रियाएं मिलकर के क्या कहलाती हैं? द्विनिषेचन। ठीक है। तो युग्मक संलयन के दौरान, यानी युग्मक संलयन के द्वारा क्या बनता है? युग्मनज, 2n जो द्विगुणित होता है, और युग्मनज से आगे परिवर्धन के द्वारा बनेगा भ्रूण। ठीक। और त्रिक संलयन से हमने देखा था क्या बना था? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र, जो कैसा था? 3n, त्रिगुणित था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का आगे किस प्रकार परिवर्धन होता है। ठीक है। तो आज अपना टॉपिक है भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किस प्रकार से डेवलप होता है, किस प्रकार से विकसित होता है, यानी कि उसका परिवर्धन किस प्रकार होगा। तो त्रिक संलयन की क्रिया द्वारा, त्रिक संलयन की क्रिया अपन ने देखी। त्रिक संलयन की क्रिया के द्वारा क्या बना था? त्रिक संलयन की क्रिया किसमें हुई थी? द्विनिषेचन में। और इसके दौरान बना था प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र। ठीक। ये कैसा था? 3n, त्रिगुणित था। कैसे था वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक तो नर युग्मक जो कैसा होता है? अगुणित होता है, और दूसरा द्वितीयक केंद्रक जो भ्रूण कोश के केंद्र में बीच में होता है, ये कैसा होता है? 2n होता है, यानी द्विगुणित होता है। और इन दोनों का संलयन क्या कहलाता है? त्रिक संलयन। और इस त्रिक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र, जो कैसा होगा? 3n, त्रिगुणित। एक n यहां से आया, 2n यहां से आया, तो कैसा हो गया? त्रिगुणित। अब ये प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक परिवर्धन करेगा, यानी कि इस केंद्रक में बार बार विभाजन होंगे। और ये बार बार कौन से विभाजन होंगे? समसूत्री विभाजन होंगे। और अंत में इससे बनेगा भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म। ठीक है। परिपक्व भ्रूण कोश का निर्माण हो जाएगा। कैसे हुआ? त्रिक संलयन के द्वारा क्या बना? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र, उसमें लगातार क्या हो रहे हैं? समसूत्री विभाजन, या यूं कहते हैं कि इसका क्या हो रहा है? परिवर्धन हो रहा है, विकास हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बना? भ्रूण कोश बना, जो भी कैसा होगा? 3n ही होगा। ठीक है। क्योंकि समसूत्री विभाजन में जैसी कोशिकाएं होती है वैसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो त्रिगुणित में समसूत्री विभाजन होगा, तो नई बनने वाली कोशिकाएं भी कैसी होंगी? त्रिगुणित होंगी। तो भ्रूण कोश आवर्त बीजी पादपों में, और हम आवर्त बीजी पादपों का ही अध्ययन कर रहे हैं। आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कब बनता? भ्रूण कोश कब बनता है? निषेचन के दौरान। जब निषेचन होता है उस समय भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है। जबकि अनावर्त बीजी पादप, अनावर्त बीजी पादप, इनमें भ्रूण कोश निषेचन से पहले बन जाता है, निषेचन से पूर्व।
निषेचन से पूर्व बना तो अगुणित होगा, क्योंकि निषेचन के दौरान बनता तो उसमें नर युग्मक भी जुड़ते, लेकिन निषेचन से पहले ही बन गया तो कैसा बनेगा, अगुणित बनेगा। ठीक है, अनावर्त बीजी पादपों में। लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो आवर्त बीजी पादपों का अध्ययन करना है। तो आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश कब बनता है, निषेचन के दौरान बनता है। कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों की किसी एक त्रिगुणित कोशिका का नाम बताइए या किसी एक त्रिगुणित अंग का नाम बताइए। तो वो त्रिगुणित अंग या कोशिका कौन सी होती है, भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म त्रिगुणित होती है। कैसे होती है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं भ्रूणकोश के प्रकार, क्योंकि अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के भ्रूणकोश होते हैं, यानी भ्रूणकोश का परिवर्धन अलग अलग प्रकार से होता है। तो विकास की प्रक्रिया के आधार पर, विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणकोश के प्रकार, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, विकास की प्रक्रिया क्या कर रहे हैं, मतलब भ्रूणकोश का विकास किस प्रकार से हो रहा है, इस आधार पर भ्रूणकोश के प्रकार बताए गए। ठीक है, तो पहला प्रकार हम देखते हैं केंद्रीय भ्रूणकोश, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। केंद्रीय भ्रूणकोश क्यों कहते हैं अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर को समझिए आप। ये स्ट्रक्चर पहले भ्रूणकोश की थी, भ्रूणकोश की, लेकिन अब उस भ्रूणकोश में एक तो बन गया भ्रूण। कैसे बना वो अभी मैंने बताया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका के मिलने से युग्मनज बनता है, और युग्मनज में विभाजन द्वारा क्या बन जाता है, भ्रूण। और पूरी डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे पढ़ेंगे। और बाकी भाग जो बच गया वहां क्या बनेगा, भ्रूणकोश बनेगा। तो ये भ्रूण तो कौन से छोर पर बनता है, भ्रूणकोश के कौन से छोर पर भ्रूण बनेगा, जिस छोर पर अंड कोशिका पाई जाती है। और अंड कोशिका कौन से छोर पर पाई जाती है, बीजांड द्वार पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अपोजिट जो भाग है वो कौन सा होगा, निभाग होगा। अब आप कहोगे कि पहले जो डायग्राम पढ़े थे हमने उसमें तो बीजांड द्वार नीचे था, निभाग ऊपर था। तो ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, बीजांड द्वार ऊपर की ओर भी कर सकते हैं अपन और निभाग नीचे की ओर, ये समझने के लिए है ओनली। ठीक है, तो बीजांड द्वार की ओर अंडकोशिका थी, और अंडकोशिका और नर युग्मक के मिलने से क्या बना था, युग्मनज, और युग्मनज के परिवर्धन से क्या बना, भ्रूण। इस तरह बीजांड द्वार की ओर। तो फिर निभाग ये अपोजिट साइड हो गया। अब क्या हुआ, एक केंद्रक, ये कौन सा केंद्रक है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, जो कैसा है, 3N है। इसमें समसूत्री विभाजन होंगे लगातार, और समसूत्री विभाजन होंगे तो असंख्य अनेक केंद्रक बन जाएंगे, और उन केंद्रकों के बीच कोई भित्ति नहीं बनेगी, प्रारंभ में नहीं बनेगी। ठीक है, क्या बताया कि प्राथमिक जो भ्रूणकोश केंद्रक है उसमें लगातार कौन से विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन, और जिसके द्वारा अनेक केंद्रकों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और इन केंद्रकों के बीच भित्ति नहीं बनी, इसलिए ये केंद्रीय भ्रूणकोश कहला रहा है। अगर भित्ति बन जाती तो ये कोशिकीय भ्रूणकोश कहलाता। लेकिन
केंद्रकों के बीच में भित्ति नहीं बन रही है और ये सारे केंद्रक परिधि की ओर चले जाते हैं, यानी किनारों की ओर चले जाते हैं और बीच में बन जाती है रिक्तिका, खाली जगह बन जाती है। ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं रिक्तिका को। तो बीच में क्या बन गई, रिक्तिका, और सारे जो केंद्रक थे वो किस तरफ चले गए, परिधि की ओर चले गए। इस प्रकार के भ्रूणपोष को ही क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष। ठीक है, इस प्रकार का भ्रूणपोष 56% कुल के पादपों में पाया जाता है। 56% जो आवर्तबीजी पादप के कुल हैं उनमें केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाएगा। ठीक, अब बाद में क्या होगा, परिपक्व अवस्था में केंद्रकों के बीच भित्ति बन जाएगी तो ये केंद्रकीय से कोशिकीय में बदल जाएगा। इसका डायग्राम यहां नीचे देख लीजिए। ये तो भ्रूण हो गया और केंद्रकों के बीच में क्या बन गई, भित्ति बन गई और रिक्तिका खत्म हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे रिक्तिका क्या होगी, खत्म हो जाएगी और केंद्रकों के बीच में भित्ति बन जाने से फिर केंद्रकीय भ्रूणपोष किस में बदल जाएगा, कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में कैसा रहेगा, केंद्रकीय, लेकिन परिपक्व अवस्था में कैसा बन जाएगा, कोशिकीय। ठीक है, अब केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है नारियल का पानी। ठीक है, नारियल का जो पानी होता है उसमें भ्रूणपोष द्रव्य होता है, द्रव्य अवस्था में रहता है। भ्रूणपोष कैसी अवस्था में रहता है, द्रव्य अवस्था में, और इसमें खूब सारे क्या उपस्थित होते हैं, केंद्रक। तो नारियल का पानी, ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर कि भाई नारियल का पानी कौन से भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है, केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। तो उसमें जो पानी होता है, द्रव्य होता है, वो तो क्या होता है, भ्रूणपोष, और उसमें खूब सारे क्या उपस्थित होते हैं, केंद्रक। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को द्रव्य भ्रूणपोष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं, द्रव्य भ्रूणपोष। लिक्विड एंडोस्पर्म भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इसको। विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो इसमें क्या हुआ कि बीजाणु द्वार की ओर तो बन गया भ्रूण, अब नीचे की ओर क्या बनेगा, भ्रूणपोष। तो एक केंद्रक था शुरू में जिसका नाम क्या था, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, तो त्रिगुणित। इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होंगे, खूब सारे केंद्रक बनेंगे, लेकिन केंद्रकों के बीच में भित्ति नहीं बनेगी। ठीक है, और सारे केंद्रक परिधि की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और बीच में बन जाएगी रिक्तिका, रिक्तिका। ठीक, लेकिन जब ये परिपक्व होगा तो केंद्रकों के बीच भित्ति बन जाने से ये कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाएगा और केंद्रकीय भ्रूणपोष 56% कुल में के पादपों में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया नारियल का पानी, मोस्ट है। तो इस नारियल के पानी में भ्रूणपोष कैसा होता है, द्रव्य, द्रव्य में क्या बिखरे हुए होते हैं, केंद्रक। तो ये तो हुआ इसका पहला प्रकार। ठीक है, तो भ्रूणपोष का दूसरा प्रकार है कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। ये किस प्रकार का होगा, ये भ्रूण हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये केंद्र कौन सा है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। ये कैसा होता है, 3N, बार बार यही बात होता है। कैसे बना, त्रिकसलयन के द्वारा बना। त्रिकसलयन कब हुआ, द्विनिषेचन के दौरान हुआ। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र जिससे भ्रूणपोष के निर्माण की शुरुआत होती है। तो इस कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होगा,
इसमें जैसे जैसे विभाजन होते जाएंगे वैसे वैसे भित्ति बनती जाएगी। विभाजन होते जाएंगे, केंद्रकों के बीच में भित्ति बनती जाएगी और भित्ति बनने से कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये कोशिकाएं हो गई, ठीक है, अकेला केंद्रक नहीं है। केंद्रकों के बीच में क्या बन गई है? भित्ति बन गई है और भित्ति बनने से कोशिकाओं का निर्माण हो गया, अलग अलग कोशिकाओं का। ये अलग अलग कोशिकाएं हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कोशिकीय भ्रूण कोश। और ये भ्रूण कोश शुरू से लेकर अंत तक, यानी प्रारंभिक अवस्था से लेकर और परिपक्व अवस्था तक कोशिकीय ही बना रहता है, इसी अवस्था में बना रहेगा। अच्छा, एक बात और भी, इस प्रकार के भ्रूण कोश में, ये कोशिकीय भ्रूण कोश हो गया, इस प्रकार के भ्रूण कोश में चूसकांग पाए जाते हैं। चूसकांग क्या होता है? चूषण करने वाले अंग, ठीक, जो क्या करेंगे? भोजन का चूषण करेंगे भ्रूण कोश से, और किसको देंगे? भ्रूण को देंगे। क्योंकि हमें पता है कि भ्रूण कोश का निर्माण ही क्यों हुआ है? भ्रूण को पोषण देने के लिए। तो इसलिए नाम भी इसका क्या है? भ्रूण कोश, भ्रूण को पोषण देने वाला। तो इसका मेन काम है भ्रूण कोश का कि भाई जो भ्रूण बन रहा है, विकसित हो रहा है, तो उसे पोषण दिया जाए ताकि भ्रूण का अच्छे से विकास हो सके। तो भ्रूण के विकास के लिए पोषण भ्रूण कोश देता है। अच्छा, अब चूसकांग क्या काम करेंगे? भ्रूण कोश से भोजन को का चूषण करेंगे और किसको पहुंचाएंगे? भ्रूण को, ताकि भ्रूण का अच्छे से विकास हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में जैसे जैसे विभाजन होते जाते हैं, कोशिकाएं लगातार बनती जाती हैं, केंद्रकों के बीच में भित्ति बनती जाती है, जिससे कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है? कोशिकीय भ्रूण कोश। किन में पाया जाता है? गेमोपेटेली वर्ग के सदस्य, फॉर एग्जाम्पल एक वर्बेसिकम। ठीक है, कितने टाइप हो गए? 2 टाइप। तीसरा प्रकार हम देखते हैं अब इसका। तीसरा टाइप है, दोनों को मिक्स कर दीजिए, मिश्रित रूप, तीसरा रूप हो जाएगा। क्या नाम है? हेलोबियल। हेलोबियल भ्रूण कोश। एंडोस्पर्म। अभी मैंने क्या बताया कि दोनों का मिश्रित रूप, मध्यवर्ती रूप, दोनों का मध्यवर्ती रूप क्या कहलाता है? हेलोबियल भ्रूण कोश। क्या होगा इसमें? देखिए, ये भ्रूण हो गया, ठीक है। ये कौन सा केंद्रक है? अब तो आपको पता चल जाना चाहिए। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र कैसा होता है? 3n होता है। इसमें विभाजन होगा, पहला विभाजन, तो कोशिकाएं बनेंगी 2। ठीक है, कैसी कोशिकाएं बनेंगी? 2 कोशिकाएं बनेंगी। एक कोशिका बनेगी बड़ी और एक कोशिका बनेगी छोटी, और दोनों के बीच में बन गई क्या? भित्ति। ठीक है, पहला विभाजन हुआ तो 2 केंद्रक बने। 2 केंद्रक बने, यानी कि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 केंद्रक बने और उनके बीच में बन गई भित्ति। भित्ति बनने से क्या हुआ? एक बड़ी कोशिका बन गई और एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका किस तरफ बनी? बीजांड द्वार की ओर। ये बीजांड द्वार है, इस ओर बनी। और छोटी कोशिका किस ओर बनी? निभाग की ओर। छोटी कोशिका किस ओर बन रही है? निभाग की ओर। अब क्या होगा कि बड़ी कोशिका में जैसे जैसे विभाजन होते जाएंगे, यानी केंद्रक नए बनते जाएंगे, तो साथ में भित्ति भी बनती जाएगी। ये लो, ठीक। क्या हुआ कि बड़ी कोशिका में जैसे जैसे केंद्रक में विभाजन होते गए, वैसे वैसे बीच बीच में भित्ति बनती गई।
तो भित्ति बनने से ऊपर वाला जो यहां से यहां तक का भ्रूण कोष बना, वो कौन से प्रकार का भ्रूण कोष बन गया? कोशिकीय भ्रूण कोष। अब बात करते हैं छोटी कोशिका की, जिसमें भी एक केंद्रक है। ये केंद्रक में लगातार विभाजन होंगे, लेकिन केंद्रकों के बीच में भित्ति नहीं बनेगी, तो खूब सारे केंद्रक स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहेंगे। इन केंद्रकों के बीच में भित्ति नहीं बनी, तो इसलिए ये कौन सा प्रकार हो गया? केंद्रकीय भ्रूण कोष। तो इसमें दोनों मिक्स हैं, तो ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? हेलोबियल भ्रूण कोष। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हेलोबियल भ्रूण कोष केंद्रीय और कोशिकीय का मध्यवर्ती होता है। इसमें जो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक होता है, उसमें विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनते हैं, दोनों के बीच में भित्ति बन जाती है और दो कोशिकाएं बनती हैं, बीजांड द्वार की ओर बड़ी कोशिका, निभाव की ओर छोटी कोशिका। अब जो बड़ी कोशिका है उसमें लगातार विभाजन होते जा रहे हैं, नए केंद्रक बनते जा रहे हैं। केंद्रकों के बीच में भित्ति का क्या होता जा रहा है? निर्माण। और भित्तियों का निर्माण होने से कोशिकाएं बन रही हैं, तो इसलिए ये जो भ्रूण कोष होगा वो कौन सा होगा? कोशिकीय भ्रूण कोष। जो छोटी कोशिका थी नीचे की ओर, उसके केंद्रक में लगातार विभाजन हो रहे हैं, नए केंद्रक बन रहे हैं, लेकिन केंद्रकों के बीच भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा, तो इसलिए ये कौन सा भ्रूण कोष बना? केंद्रीय भ्रूण कोष बना। तो दोनों बन गए, तो दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? हेलोबियल भ्रूण कोष। ऐसे भ्रूण कोष किनमें पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के सदस्यों। ठीक है, एक बीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें एक हेलोबियल गण होता है, उनके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पादप हैं, उनमें हेलोबियल भ्रूण कोष पाया जाता है। तो हमने कुल मिलाकर के 3 प्रकार देखे, ठीक। और तीनों प्रकार का मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये डायग्राम तो बना हुआ है ही, ठीक। इसके अलावा केंद्रीय कैसा था? भ्रूण कोष, बीच में बन रही थी रिक्तिकाएं, और प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक में लगातार विभाजन द्वारा खूब सारे केंद्रक बने थे। केंद्रकों के बीच में प्रारंभ में भित्ति का निर्माण नहीं हुआ था, परिपक्व होने पर हो गया था, बाद में हो गया था, लेकिन शुरू में केंद्रकों के बीच में भित्ति का निर्माण नहीं हुआ था। तो केंद्रक स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहते हैं, परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, बीच में क्या बन जाती है? रिक्तिका। तो ये कौन सा प्रकार हो गया था? केंद्रीय भ्रूण कोष, ठीक। दूसरा कोशिकीय, ये भ्रूण और प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक में जैसे जैसे विभाजन होते जाते हैं, तो केंद्रकों के बीच में भित्ति का निर्माण होता जाता है, जिससे कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, कोशिकाएं बन जाएंगी। तो कोशिकाएं बन गई, इसलिए क्या कहलाएगा? कोशिकीय भ्रूण कोष। और इन दोनों का मिश्रित रूप कौन सा होता है? हेलोबियल भ्रूण कोष, ठीक। ये 3 टाइप हो गए। अब बच गया क्या? भ्रूण कोष के कार्य, ठीक है। भ्रूण कोष के कार्य क्या होता है? तो जो भ्रूण कोष की कोशिकाएं होती हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब उपस्थित होते हैं। क्या क्या उपस्थित है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन उपस्थित है। तो ये क्या करेंगी? भ्रूण कोष की कोशिकाएं क्या करेंगी? भ्रूण को विकास हेतु पोषण उपलब्ध करवाएंगी। यानी भ्रूण का जो विकास हो रहा है, परिवर्धन हो रहा है, परिवर्धन होने के लिए इसको पोषण चाहिए, और पोषण के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है। किसके पास है? भ्रूण कोष के पास। तो ये भ्रूण कोष किसको देंगे? भ्रूण को देंगे, तो उसका अच्छे से विकास हो पाए।
और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक बात करी थी कि कई भ्रूण कोश में चूसकांग होते हैं। ये चूसकांग क्या करते हैं, भ्रूण कोश से भोजन को का चूषण करेंगे और फिर वो पोषण किसको देंगे, भ्रूण को। कई बार ये चूसकांग भ्रूण कोश के बाहर की जो कोशिकाएं होती है, भ्रूण कोश के बाहर की कोशिकाएं, उनसे भी पोषण का चूषण करके और किसको उपलब्ध करवा देते हैं, भ्रूण को। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा देखिए और इसके क्या काम है। कुछ पादपों के बीज ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूण कोश बच जाता है, पूरा खत्म नहीं होता। वरना कई पादपों के बीजों में क्या होता है कि जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो पूरा भ्रूण कोश खत्म हो जाता है उसको पोषण देने में, जबकि कुछ पादपों के बीजों में ऐसा नहीं होता। तो जिनमें भ्रूण कोश बच जाता है वो कहलाता है भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज यानी कि इस बीज में थोड़ा बहुत भ्रूण कोश बच गया है। ठीक है, बाकी कहां खर्च हुआ, भ्रूण के विकास में खर्च हो गया, ठीक, लेकिन थोड़ा सा बच गया तो भ्रूणपोषी बीज। और अगर पूरा ही भ्रूण कोश भ्रूण के विकास में खर्च हो जाता है तो फिर वो बीज कहलाता है अभ्रूणपोषी बीज। लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, भ्रूणपोषी बीज की, यानी इसमें थोड़ा बहुत भ्रूण कोश बचा हुआ है, यानी भोजन बच रहा है। अब ये किसके काम आएगा, नवोद्भिद पादप के विकास में। नवोद्भिद का मतलब बीज का अंकुरण हुआ और उससे जो नया पादप निकला उसे नवोद्भिद कहते हैं। उसको भी विकास करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, और वो पोषण थोड़ा बहुत कौन उपलब्ध करवाएगा उसको, भ्रूणपोष, जो कि बीज में बचा हुआ है। तो ये कार्य हुआ भ्रूणपोष का, भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, और भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।